तो देखिए, जिस शुभ समाचार का इंतजार पिछले 12 दिनों से था वो बस आने ही वाली। उत्तरकाशी की टनल में मजदूरों के बाहर आने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। मौके पर हो रही हलचल आपको लगातार दिखा रहे हैं। कभी कभी जो है सभी मजदूरों को बाहर निकालने का जो गुड न्यूज है वो हम आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पर दे सकते हैं। आज 12वां दिन है। देर रात ड्रिलिंग के दौरान मशीन के सामने लोहे की सलाखों ने रास्ता रोका, जैसे स्पेशल कटर लगाकर उसे काटने की तमाम कोशिश की गई। इस बीच ऑगर मशीन जो है थोड़ी खराब भी नजर आई। ऑगर मशीन के बेड को ठीक करने के लिए हेलीकॉप्टर से मशीन लाई गई। ऐसे में जब रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में है और इसी के मद्देनजर एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से तैयार है और एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ अतिरिक्त स्ट्रेचर तैयार कर रही है, जिसमें बेरिंग और पहिया लगाए जा रहे हैं ताकि मजदूरों को लंबी पाइप में क्रॉल ना करना पड़े, बल्कि उन्हें पहिए वाले स्ट्रेचर से खींच कर निकाल दिया जाए। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने कामयाबी से बस चंद कदम दूर नजर आ रहा है। तो किसी मोमेंट पर आपको कभी भी हम ये गुड न्यूज दे सकते हैं कि सभी के सभी जो 41 मजदूर हैं वो सकुशल सुरक्षित बाहर आ चुके हैं और उनका उपचार अब शुरू हो चुका है, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम जारी है और बस चंद कदम हम दूर हैं मजदूरों से, जिसकी मशक्कत के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार जारी। आज सुबह की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां टनल के अंदर बीती रात से काम जारी है। बस कुछ वक्त और फिर गुड न्यूज मिल सकती है। अब कभी भी फंसे हुए कर्मचारियों को सुरक्षित निकालने का मिशन पूरा हो सकता है। बीते 11 दिनों से ये 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। शुरुआत के 9 दिन कोई भी काम ठीक से वहां पर नहीं हो पाया, क्योंकि जिस भी तरीके से ड्रिलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, इन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से काम में तेजी लाई गई है और साथ ही साथ मजदूरों से कांटेक्ट किया गया है, उसके बाद अब किसी भी वक्त ये अच्छी खबर मिल सकती है। कल से ही हम लोग लगातार इस उम्मीद में हैं कि किसी भी पल जो 41 मजदूर हैं सिलक्यारा टनल में फंसे हुए वो बाहर आएंगे। एक उम्मीद की किरण बनी हुई है और इसको लेकर तमाम जो एजेंसीज हैं वो एक साथ काम कर रही हैं। ये कल भी जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे वो ये जरूर दर्शा रहे थे कि 45 मीटर के बाद काम आसान हो जाएगा, लेकिन उस बीच में हेवी मशीनरी के आने का खतरा था, कुछ आयरन स्ट्रक्चर्स के आने का खतरा था और ठीक वैसा ही हुआ। जब 45 मीटर की दूरी तय हुई, ये जो आयरन मेस होता है, आयरन की जाल होती है जो बनाई जाती है, एक बार मैं दीपक को कहूंगा कि वो टनल की तरफ अगर कैमरा जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरह से जो गोलाकार ये टनल का साइज है, इसको बनाने के लिए, इसकी बिल्डिंग को बनाने के लिए पीछे लोहे के स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और ये कई बार किया जाता है। तो आप अगर देखेंगे, अभी दीपक का कैमरा जूम कर रहे हैं, ये जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके ऊपर असल में आयरन की पूरी एक स्ट्रक्चरिंग होती है, उसमें आयरन रॉड्स को लगाकर तैयार किया जाता है और कंक्रीट भरा जाता है और ये कई बार किया जाता है ताकि ये बिल्कुल कहते हैं ना कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं इस तरह के टनल्स, तो उसकी मजबूती के लिए अब वो जो लोहे का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है वही 45 मीटर के बाद आके अटका, जिसको हटाने का काम लगातार चल रहा है। कई बार एजेंसीज को सक्सेस मिल रही है तो कई बार फिर से वो प्रॉब्लम रीअकर हो रही है। अब इसकी वजह से तकनीकी एक समस्या ये है राजीव कि जब तक वो आप कंप्लीटली हटा नहीं लेते हैं, जो आयरन स्ट्रक्चर है उसको खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक आपका ऑगर मशीन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ब्लेड्स बहुत पावरफुल हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से आता है तो खतरा उसमें ये होता है कि वो ब्लेड्स टूट भी सकते हैं। और अब जिस मुहाने पे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है, बिल्कुल अंतिम चरण है ये, तो यहाँ एजेंसीज कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पहले ही हमको सूत्रों ने कल बताया था कि अब जो स्पीड है रेस्क्यू ऑपरेशन टनल बनाने का, उसको बहुत ही स्लो कर दिया गया है। बाकी जगह जो काम चल रहा था सब कुछ रोक दिया गया ताकि कोई सेस्मिक मूवमेंट ना हो, वाइब्रेशन एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से फाइनल लेग में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए उत्तरकाशी में अब क्या हालात हैं, अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अंकित,
अगर हम तकनीकी रूप से ना समझें, अगर हम आसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि पिछले 12 दिनों की जो मशक्कत रही है, साथ ही साथ ये समझने की अगर हम कोशिश करें कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है अगर हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें, क्योंकि बहुत डर होता है कि किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग से मजदूर कहीं और ज्यादा ना फंस जाए। जी वैभव, बिल्कुल। देखिए 12 दिन हो चुके हैं और लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिले आ रहा है। डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि डगर आसान नहीं है और बीच बीच में मलबे के अंदर भी जिस तरह से मेटल्स या बोल्डर्स होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं वो जाहिर सी बात है वो दिख रही हैं और उसकी वजह से एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा है और इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उम्मीद की किरण है कि जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे। खुशी की बात यह है कि मजदूर सेफ हैं, उनको अच्छा भोजन मिल रहा है और दवाइयां समय पे पहुंच रही हैं। कैमरास अंदर जब गए तो उनका चेहरे भी देख सके। पहले दिन से अगर हम बात करें तो जेसीबी से लेकर और अब ऑगर ड्रिलिंग मशीन तक करीब 4 मशीनों का इस्तेमाल हो चुका है। और ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए या फिर पैसेज बनाने के लिए, माइक्रो टनलिंग के लिए काफी जानी मानी एक मशीन है और सबसे कारगर मशीन मानी जाती है। 90% सक्सेस रेट इसका माना जाता है जब भी ये किसी इस तरह से रेस्क्यू मशीन्स में यूज की जाती है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी रुकावट आई है तो उसके जो ब्लेड्स के आगे बिट लगा होता है जिससे फोर्स से वो अंदर ड्रिल करती हुई मशीन आगे बढ़ती है, उसके बिट में एक दिक्कत आई है जिसकी वजह से मशीन अभी काम नहीं कर रही है। लेकिन लगातार 45 मीटर्स तक हम अंदर जा चुके हैं और 12 मीटर्स की दूरी अभी बाकी है। फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, यंग हिमालयस हैं। मेरे पीछे भी अगर आपको मैं टनल दिखाऊं तो टनल के आजू बाजू भी अगर आप सैंड देखेंगे या फिर जो स्ट्रक्चर है इस पहाड़ का उसको समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि काफी जो शेयर रॉक्स हैं इसके अंदर या फिर मिक्सचर है जिसकी वजह से ये पहाड़ काफी फ्रेजाइल होते हैं और ड्रिलिंग से जो वाइब्रेशन और क्रैक्स पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स या फिर सब्सिडेंस का खतरा बढ़ा देते हैं। तो वैभव जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग इस समय सिचुएशन है। लगातार ऑब्स्टिकल्स को भेद कर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है, लेकिन एक एक दिन करके समय बढ़ता जा रहा है और फिर जिज्ञासा भी बढ़ रही है कि कैसे और कब मजदूर बाहर आएंगे, कब वो अपने परिवारजनों से मिल सकेंगे। बताया कि 45 मीटर्स तक ड्रिलिंग कर ली गई है, 12 मीटर्स बची है। तो अभी तक जिस स्पीड से काम चल रहा है हम क्या समझे कितना वक्त और लगेगा अभी मजदूरों को बाहर निकालने में? गुंजन, कल दोपहर के अगर प्रेस रिलीज की बात करें, जो ब्रीफिंग की गई थी उसमें 45 मीटर बताया गया था और आगे बताया जा रहा था कि फर्दर जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स की वजह से इसको डिले होना पड़ा और 2 पाइप्स बताया जा रहा है इंसर्ट होने हैं। इसकी दूरी अभी एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही है, लेकिन बयानों को अगर हम माने तो 53 और 57 मीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर करना है, जिसमें 45 मीटर्स कवर हो चुका है और 10 से 12 मीटर की दूरी अब रह गई है। तो इसको अगर देखा जाए तो लगातार इसमें जो कोशिशें जारी हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स को काटने के लिए जो मशीन फोर्स का यूज कर रही है उसकी वजह से उसके बिट में प्रॉब्लम आया है और बिट वो जैसे ही रिप्लेस हो जाता है, टेक्नीशियंस दिल्ली से बुलाए गए हैं और टेक्नीशियंस थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंच रहे हैं और हम देख सकते हैं कि काफी हलचल यहाँ पर हो रही है। और इससे पहले कुछ एम्बुलेंस में कुछ सामान भी पहुंचाया गया था और जो हलचल यहाँ पर हो रही है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं मशीन दोबारा शुरू की जाएगी और इसका रिपेयर वर्क चल रहा है। एक बात और अगर आप समझा दें अंकित, तो कि जब 12 दिनों से मजदूर लगातार फंसे हुए हैं, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक होता होगा ये, बाहर किस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं? एम्बुलेंस में क्या होता है, मतलब मजदूरों को निकालते ही किस प्रकार की व्यवस्था उनको देनी होती है, सुनिश्चित करनी होती है? जी, 12 दिन से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इससे उनके साइकोलॉजिकल सिस्टम पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और जो हेल्थ उनकी डिटेरियोरेट हो रही थी शुरू से लेकर अभी तक। जब पहला जो 4 इंच पाइप यूज किया गया तो उसमें चने और मुरमुरे और कुछ ड्राई फ्रूट भेजे जा रहे थे,
जिससे कि वो उनकी जो बॉडी की न्यूट्रिशियस नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी और उससे हेल्थ खराब होने का बहुत चांसेस है। बीच में मजदूरों ने लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत बताई थी, जिसको लेकर दवाइयां भी दी गई। लेकिन जब 6 इंच का पाइप ब्रेक थ्रू हुआ तो उससे काफी राहत मिली और उसके माध्यम से जो बॉटल्स में पैक करके खिचड़ी भी भेजी गई, रोटी सब्जी और पुलाव भी भेजा गया, जिससे उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो सके। और बात करें कि इतने दिन अगर टनल के अंदर रहते हैं, अगर कोई हमें एक दिन भी कमरे के अंदर बंद कर दे तो हमारी जो मनोदशा है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है। और 12 दिन से मजदूर बंद हैं तो उनकी मनोदशा इस समय क्या होगी देखा जा सकता है। फिलहाल ड्रिलिंग का काम जैसे ही पूरा होता है तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, स्ट्रेचर्स और जरूरी मेडिकल किट इस समय मौजूद है। यहाँ पे एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया है 20 बेड्स का, उसको भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें सारी जरूरी दवाइयां मौजूद हैं। इसके साथ साथ 41 के करीब एम्बुलेंसेज रेडी की गई हैं, जो कि टेम्परेरी हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 41 के करीब एम्बुलेंसेज रेडी हैं जो टू एंड फ्रो मूव कर रही हैं, जिससे कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है तो उन एम्बुलेंसेज में सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले एनडीआरएफ जो है वो पाइप्स के अंदर जाएगी। जब पाइप का वर्क पूरा हो जाएगा और पाइप थ्रू हो जाएगा तो एनडीआरएफ पाइप्स के माध्यम से अंदर जाएगी और ट्रॉली के माध्यम से वर्कर्स को एक एक करके खींचा जाएगा। अगर अंदाजा लगा सकें कि कितना टाइम लगेगा तो करीब 15 से 20 सेकंड के करीब लग सकता है और इसके बाद एक एक करके वर्कर्स को निकाला जाएगा, जिससे कि वर्कर्स को एग्जॉस्ट ना हो, उनको सफोकेशन ना हो या एंजाइटी में उनको शॉर्टनेस जो ब्रीदिंग शॉर्टनेस की इश्यूज आते हैं उसकी दिक्कत ना हो। तो ये थोड़ा सा टास्क चैलेंजिंग होता है और बहुत पेशेंटली इसको करना है। चैलेंजिंग तो वहां पर सब कुछ ही नजर आ रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी लगातार देख रहे हैं। चलिए, अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां के उत्तरकाशी जिले में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए महामिशन जारी है। तकनीक के साथ पूजा पाठ भी जारी है। रोजाना की तरह आज सुबह भी टनल के बाहर स्थिति मंदिर में पुजारियों ने वहां पर पूजा पाठ की। देखिए, टनल के बाहर ये मंदिर बनाया गया है जहां पर पूजा पाठ का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीआरएफ और तमाम अधिकारी, सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आस्था के जरिए, हवन पूजा के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कि ईश्वर किसी भी तरीके से इन लोगों को सकुशल बाहर निकाले। देखिए, एनडीआरएफ यही वो नाम है जिसके ऊपर मजदूरों को अंदर से बाहर लाने की पूरी जिम्मेदारी होगी और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एनडीआरएफ जवान पूरी तरीके से तैयार हैं, तैनात हैं। एक इशारा मिलते ही जवान टनल के अंदर दाखिल होंगे और जवानों को एक एक करके बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीती रात विशेषज्ञों की टीम और कुछ एनडीआरएफ जवान अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांगे हुए भी नजर आए और अंदर दाखिल हुए। इनके पास रस्सी भी थी। जाहिर तौर पर कोशिशें यही है किस प्रकार से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर भी टनल के पास उड़ान भरता हुआ दिखा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाली नई मशीन को लाया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ये राहत बचाव का अभियान जारी है। तो देखिए, तैयारियों में तेजी आई है। टनल के पास एम्बुलेंस भी पहुंचने लगी है। इससे पहले एम्बुलेंस से कई सारे स्ट्रेचर निकलते हुए भी नजर आए। कर्मचारी निकाल रहे हैं। जैसे ही ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा फिर फंसे हुए मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरकाशी में टनल के पास ही फिलहाल के लिए एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। इस अस्पताल में 41 बेड हैं, जहां टनल से निकाले गए मजदूरों को भर्ती करवाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भी शिफ्ट किया जा सकता है।
तो देखिए, दिवाली की रात ये हादसा हुआ था, तब से लेकर अब तक इस 10 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। टोटल 12 दिन हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं 12 दिन की 12 तस्वीरें। 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और असल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा अचानक गिर गया। रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाला और तब से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर अभी तक जारी है। और अब हम लगभग 90% सफलता पाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और अब बिल्कुल अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन ये 12 दिनों में 12 चुनौतियां क्या कुछ रहीं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आते रहे। दरअसल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा गिर गया, जिससे टनल में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और 41 मजदूर वहीं फंस गए। जी हाँ गुंजन, देखिए, हालांकि रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया था। 13 नवंबर की अगर हम बात करें तो उस दिन भी पूरे वक्त रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी रहीं। टनल के भीतर 25 मीटर तक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन 20 मीटर के बाद ही काम रोकना पड़ गया। टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाने की कोशिशें की जाती रही। वहीं 14 नवंबर की अगर बात करें तो ये दिन बेहद अहम साबित हुआ। टनल से मजदूरों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए हैवी मशीन्स भी लगाई गई। बिल्कुल, देखिए, 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो ड्रिल मशीनों में खराबी आने की वजह से रेस्क्यू काम थोड़ा रोकना पड़ गया। हालांकि पीएमओ के दखल के बाद और भी ज्यादा हैवी मशीन घटनास्थल पर पहुंचाई गई ताकि फिर से काम शुरू। 16 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू के लिए पहुंची ऑगर ड्रिलिंग मशीन लगने के बाद रेस्क्यू के काम ने फिर से रफ्तार पकड़ी। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने रेस्क्यू के काम की जानकारी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश वहां जो मौजूद अधिकारी थे उनको दिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दखल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा। इस दिन ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। वहीं टनल में फंसे लोगों को दूसरी जगह से निकालने के लिए भी सर्वे की बात सामने निकल कर आई। 18 नवंबर को प्रधानमंत्री के दूत मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन से जुड़े सारे कामों की जानकारी ली। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसके लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग का नया प्लान तैयार किया गया। और जबकि देखिए 19 नवंबर को खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप वहां पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने जायजा लिया। शाम तक रेस्क्यू के लिए टनल बनाने का काम फिर से दोबारा शुरू। 20 नवंबर को सुबह टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत की और उन्हें जल्द निकालने का आश्वासन दिया। साथ ही पाइप के जरिए मजदूरों के लिए खाना भी भिजवाया जा सका। बिल्कुल, देखिए 21 नवंबर को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके जरिए मजदूरों का पका हुआ उनको खाना और दवाइयां दी गई। इसके अलावा मजदूरों तक सीसीटीवी बुक पहुंचाया गया और मजदूरों की पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने तस्वीर देखी। 22 नवंबर यानी कि कल एनडीआरएफ की 21 सदस्यीय टीम ने टनल के अंदर प्रवेश किया। टीम के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी मौजूद थे। वहीं टनल के बाहर डॉक्टर्स की टीम को भी तैयार रखा गया है। देखिए 23 नवंबर यानी आज मजदूरों को बाहर लाने की पूरी उम्मीद है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। लिहाजा टनल के बाहर एम्बुलेंस को भी तमाम तैनात कर दिया गया है। आज देवउठनी एकादशी है और आज से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है। यानी देवउठनी एकादशी से शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य पर लगी जो रोक है वो हट जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जागते हैं। लेकिन क्या है देवउठनी एकादशी का महत्व और आज किस तरह से आप श्रीहरि की उपासना करें, देखिए। चार महीने की योग निद्रा से जागे श्रीहरि, हुआ चातुर्मास का समापन। किसी नए काम को करने पर से हटा पहरा। आज देवउठनी एकादशी से मांगलिक दिनों का फिर से हुआ सवेरा। सनातन धर्म मानने वालों के बीच एकादशी तिथि एक खास महत्व रखती आई है, मगर देवउठनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि ये एकादशी हर साल
अपने साथ शुभ कार्यों को शुरू करवाने की मानो हरी झंडी लेकर आती है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी पर देवतागण उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी नाम दिया गया है। इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो गया। मान्यता कहती है कि असुर राज बलि को दिए एक वचन के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इन्हीं 4 महीनों को चातुर्मास नाम दिया गया और इसी दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रखे गए हैं। देव उठनी एकादशी के महत्व को समझने के लिए उसके पीछे की मान्यता को भी जानना जरूरी है। कहते हैं कि इस एकादशी पर ही भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद अपनी योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस तिथि के बाद से ही शादी विवाह जैसे मांगलिक काम भी बगैर किसी संकोच के शुरू किए जाते हैं। वहीं देव उठनी एकादशी पर श्री हरि की पूजा और व्रत का भी खास विधान है, जिसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले देव उठनी एकादशी का पंचांग जरा समझिए। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो गई और ये तिथि 23 नवंबर गुरुवार रात 9:01 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर यानी आज रखा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन श्री हरि की उपासना का क्या है विधान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर के मंदिर में दिया जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। आज भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान की आरती के साथ उनको भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें, क्योंकि इसको लेकर मान्यता है कि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर की जाए। मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से ही श्री हरि सृष्टि को फिर से चलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा से लेते हैं और पाताल लोक छोड़कर वैकुंठ धाम आ जाते हैं। तभी इस शुभ तिथि के साथ धरती पर शुभ मंगल कार्यों को शुरू करने की परंपरा निभाई जाती रही है। तो आप भी इस देव उठनी एकादशी पर करें श्री हरि की उपासना और पाएं शुभता का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मांगलिक कार्यों की फेहरिस्त में शादी ब्याह सबसे आगे रहता है। तो आज से शादी के सीजन का भी आगाज हो गया। वहीं इसी सीजन में देश भर में 38 लाख शादियां होंगी। ये अनुमान कारोबारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का है। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन के दौरान 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की भी उम्मीद है। दीपावली, छठ के साथ ही दूसरे तीज त्योहारों पर हुई रिकॉर्ड बिक्री के बाद अब बारी शादियों के सीजन की है। देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू भी हो गए हैं, जिसमें शादियों का मौसम सबसे खास है। अब कई घरों में विवाह की शहनाइयां बजने लगेंगी। ऐसे में कारोबारी समुदाय इस दिन से शुरू होने वाले शादी विवाहों में उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने उम्मीद जताई है कि शादी सीजन में देश भर में लगभग 38 लाख विवाह कराए जाएंगे, जिनसे वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर देश में लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा। केट का ये अनुमान विभिन्न राज्यों के 30 शहरों में व्यापार निकायों और वस्तुओं सेवाओं के हितधारकों से मिले आंकड़ों पर आधारित है। संगठन ने दावा किया कि इस सीजन शादी की खरीदारी और दूसरी सेवाओं की खरीद से जुड़ा खर्च पिछले साल की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। केट के अनुसार पिछले साल लगभग 32 लाख शादियां हुई और कुल खर्च 3,75,000 करोड़ रुपए हुआ। व्यापारियों के इस संगठन को इस साल खर्च में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और खुदरा व्यापार के लिए एक अच्छा संकेत है। यही नहीं, केट ने देश की राजधानी दिल्ली में शादी सीजन के संभावित कारोबार का भी जिक्र किया।
तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि शादियों का सीजन 23 नवंबर देव उठनी एकादशी से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगा। नवंबर में विवाह की तारीखें 23, 24, 27, 28, 29 हैं, जबकि दिसंबर के महीने में ये तारीखें 3, 4, 7, 8, 9 और 15 है। व्यापारियों के इस संगठन ने सिर्फ दिल्ली में ही इस सीजन में 4 लाख शादियां होने की उम्मीद जताई, जिससे उसे लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की पूरी संभावना है। तो इस पे कोई दो राय नहीं कि देव उठनी एकादशी से ब्याह शादियों के शुभ मुहूर्त को मान्यता मिल जाती है। ऐसे में त्योहारी सीजन पर रिकॉर्ड बिक्री के बाद कारोबारी जगत अब वेडिंग सीजन में भी कारोबार को बूम पर ले जाने के लिए तैयार है। फिलहाल तो शादी सीजन को लेकर केट के दावे से व्यापारियों की बाँछें खिली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व शांति की कामना के साथ प्रयागराज में एक खास दीपदान का भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें 51,000 दियों को एक साथ जलाया गया। एक अखाड़े में हुए इस दीपदान के अलावा यमुना नदी की भव्य आरती भी की गई और जिसमें शामिल होने के लिए आम लोगों के साथ साथ साधु संत काफी संख्या में नजर आए। दीपों से जगमगाया प्रयागराज। संगम नगरी के यमुना तट पर एक साथ जले 51,000 दिए। विश्व कल्याण के लिए हुआ भव्य दीपदान। दियों की रोशनी से नहाया प्रयागराज का ये आश्रम। जूना अखाड़े के मौजगिरी घाट पर यमुना किनारे हुआ ये दीपदान बेहद खास रहा। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। एक साथ हजारों दियों की रोशनी से यमुना नदी और उसके आसपास का नजारा ऐसा लग रहा था मानो एक साथ सितारे आसमान से उतरकर जमीन पर टिमटिमा रहे हो। इस दौरान दूर दराज इलाके से आए लोगों ने यमुना में भी दीपदान किया, जिससे कालिंदी की आभा निराली लग रही थी। दीपदान के ये दृश्य वाकई में किसी का भी मन मोह ले। दरअसल देव उठनी एकादशी से पहले दीपदान महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव का यहाँ आयोजन हुआ। इस दौरान 51,000 दियों को प्रज्वलित किया गया। अपने अपने दियों को जलाते हुए स्थानीय लोगों के साथ जूना अखाड़े समेत कई अखाड़ों के साधु संतों ने सर्व कल्याण की कामना की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःख माम भागवते। सभी देश के लोग, सभी भारत के लोग खुशहाल हो और जो ये युद्ध आदि जो चल रहे हो सब समाप्त हो, यही भारत देश की शुभकामना है, साधु संतों की शुभकामना। इसी दौरान मां यमुना की भव्य आरती भी हुई, जिसपे साधु समाज के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिलहाल तो 51,000 दियों के जलने से पूरा यमुना तट ही दूधिया रोशनी से जगमग हो गया। इस भव्य नजारे को जिसने भी देखा वो देखता रह गया। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा में चल रहे ब्रजरज महोत्सव में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे पीएम का हेलीकॉप्टर मथुरा के आर्मी एरिया में बने हेलीपैड पर उतरेगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा के बाद प्रधानमंत्री महोत्सव में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। मीराबाई के नाम से डाक टिकट जारी करेंगे। मीराबाई के जन्मदिन पर होने वाले इस महोत्सव में अभिनेत्री हेमा मालिनी नृत्य परफॉर्मेंस भी देंगी। देखिए, मूंछ पर ताव देना आदत भी हो सकती है और फितरत भी, बशर्ते मूंछ उस तरह की होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसी बात क्यों? दरअसल अजमेर के पुष्कर मेले में ऐसा ही कंपटीशन देखने को मिला, जहां मूंछों ने न केवल किसी शख्स को शोहरत दिला दी बल्कि इनाम भी दिला दिया। देखिए, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग है, मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी। नत्थू लाल तो महज कल्पना है, लेकिन मूछे हकीकत और मर्दों की शान।
तभी तो राजस्थान में मूंछों की इस प्रतियोगिता में आपको ऐसे ऐसे मर्द या कहें कि प्रतिभागी दिख जाएंगे जिन्हें देखने के बाद बिना मूंछ वालों के मन में भी एक बार अपनी क्लीन शेव मूंछों पर हाथ फेरने का मन कर जाएगा और उनके भीतर ये सोच उबाल मार जाएगी कि चलो इस बार मूंछ रख कर देख ही लेते हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर में आयोजित पुष्कर मेले की है, जहां बड़ी संख्या में लोग देश और दुनिया से आते हैं। हालांकि देश से ज्यादा लोग विदेश से आते हैं, यही सच है। यकीन न हो तो मेले की इस तस्वीर को जरा देखिए, जिसमें आप ज्यादातर चेहरे विदेशियों के देख रहे होंगे। यही वजह है कि अजमेर के पुष्कर का ये मेला दुनिया भर में मशहूर है। मूंछों की प्रतियोगिता में कुल 14 प्रतिभागियों ने शिरकत की, जिसमें बाजी मारी राजस्थान के पाली जिले से ताल्लुक रखने वाले राम सिंह ने। राम सिंह इस प्रतियोगिता में वो मर्द रहे जिनकी मूंछों के साथ सेल्फी लेने वालों की होड़ रही। वैसे राम सिंह ने अपनी मूंछों की बराबर सेवा की है, जिसकी वजह से ये इनाम उनकी झोली में आया। मेरे को फर्स्ट का ये अवार्ड मिला। इससे पहले भी कई बार मैं जीत चुका हूँ यहाँ पर। और धरती के लोग यहाँ आते हैं, विदेशी लोग यहाँ आते हैं, उनको देखकर बहुत आनंद मिलता है। पुष्कर मेले में तरह तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा है। पुष्कर से दिनेश पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात सबसे बड़ी सेल की। ई कॉमर्स वेबसाइट पर ब्लैक फ्राइडे सेल लगी है, जिसमें कई प्रोडक्ट्स पर बम्पर छूट मिली है। ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, जिसे थैंक्स गिविंग डे के नाम से मनाया जाता था, जिसके बाद इसे हर साल नवंबर महीने के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है। और अब ज्यादातर वेबसाइट एक हफ्ते की सेल के तौर पर इसे मना रही हैं। अगर आपको भी खरीदारी का बहुत शौक है और आपने अपनी एक लंबी सी लिस्ट बनाकर रखी है कि क्या कुछ खरीदना है, तो ये मौका काफी सुनहरा है, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त ब्लैक फ्राइडे सेल किया जा रहा है। यानी वो दिन जिस वक्त सभी बड़े ब्रांड्स अपने ग्राहकों को लंबी चौड़ी छूट देते हैं। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल वो मौका है जिस वक्त सभी जो ब्रांड्स हैं वो अपने ग्राहकों को कोई ना कोई ऑफर जरूर देते हैं, क्योंकि थैंक्सगिविंग डे के बाद और क्रिसमस से पहले ब्लैक फ्राइडे सेल का चलन अब दुनिया भर में काफी बढ़ गया है। 2013 से पहले ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट तक ज्यादा सीमित था, लेकिन 2013 के बाद ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो वहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि जब मैं आपको अभी तस्वीरें दिखा रही हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अगर ब्लैक फ्राइडे को लेकर सेल है तो यहाँ ग्राहक कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, वो लुत्फ उठा रहे हैं इस सेल का, क्योंकि ये सेल साल में एक बार आता है जो क्रिसमस के मौके से पहले ग्राहकों को दिया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लोगों को 70% तक ऑफ देते हैं और लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन भारत जैसे देश में भी अब ये काफी प्रचलित हो गया है। ये इतना प्रचलित हो गया है कि ऑनलाइन पोर्टल्स की भी अगर हम बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जो होती है वहां पर भी इसका क्रेज काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि अब आंकड़े बताते हैं कि ये दुनिया भर में शॉपिंग के लिए सबसे बिजिएस्ट यानी सबसे व्यस्त दिनों में गिना जाता है। यहाँ मॉल में तमाम जो ब्रांड्स हैं वो अब लोगों को काफी छूट दे रहे हैं। 22 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है और 26 नवंबर तक ये चलने वाला है। और ये वो दिन होता है जो थैंक्स गिविंग डे, एक सेलिब्रेशन होता है क्रिसमस से पहले, उसके बाद इसकी शुरुआत की जाती है। यानी जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका होता है, क्योंकि इस वक्त सभी ब्रांड बड़ी छूट देते हैं। तो लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, मॉल जा सकते हैं, लोकल स्टोर जा सकते हैं और ब्लैक फ्राइडे सेल में जो उनकी मन पसंदीदा चीज है उसे खरीद सकते हैं। विजय अंकित के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और खबर मुंबई से, एक डॉक्टर ने सेवा के जज्बे से नई मिसाल कायम की है। खुद हादसे का शिकार होने के बावजूद उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जिस मिशन का जिम्मा उठाया था उसे पूरा किया, जिसने एक युवक की जिंदगी बचा ली। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर संजीव जाधव ने इसे हकीकत का अमली जामा पहनाया है। उन्होंने एक हादसे में जख्मी होने के बावजूद न केवल एक मरीज का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, बल्कि मरीज की जान भी बचाई, वो भी उस मरीज की जिसकी हालत काफी क्रिटिकल थी।
डॉक्टर संजीव जाधव नवी मुंबई के अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल अपनी सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर जाधव अपनी टीम के साथ पिंपरी हॉस्पिटल में लंग्स के लिए डॉक्टर DY पाटिल हॉस्पिटल में थे। प्लान के अनुसार उन्हें लंग्स के साथ चेन्नई रवाना होना था, जहां बीते 70 दिनों से ECMO सिस्टम के सपोर्ट से एक युवक को जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही थी। पुणे से एयरपोर्ट जाने के दौरान डॉक्टर जाधव की एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। इसमें डॉक्टर जाधव अपनी टीम के साथ जख्मी हो गए। बावजूद इसके डॉक्टर जाधव के कदम नहीं रुके। उन्होंने किसी हॉस्पिटल का रुख करने की बजाय प्राइवेट टैक्सी करना जरूरी समझा और सीधे एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से चेन्नई पहुंचकर 26 साल के एक युवक का सफल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। जो पेशेंट ने ऑर्गन डोनेट किया था 19 ईयर ओल्ड, तो वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जब एक्सीडेंट हो गया एम्बुलेंस का, तब वी वेर ऑल इंजर्ड, टेरिबली इंजर्ड। वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, नदी में गिरने वाली थी एम्बुलेंस। 4 वहाँ जो कार्स थे, टेम्पो थे, उसको बहुत बुरा तरीके से टक्कर मारी उसने। बट फिर भी हम लोगों ने दूसरी गाड़ी बुलाई, बाकी जो टीम मेंबर्स इंजर्ड थे उधर ही रखे। हम लोग भी इंजर्ड थे एज अ डॉक्टर, बट वी मूव्ड फर्दर अहेड फॉर द कैरिंग द ऑर्गन टू चेन्नई। डॉक्टर जाधव के अनुसार लंग्स ब्रेन डेड मरीज से निकाला गया, जिसकी मियाद एक बार ऑपरेट होने के बाद महज 6 से 8 घंटे की होती है। यही वजह है कि ये टास्क उनके लिए चैलेंज हो गया था। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ते तो ये जो लंग्स निकाले हैं वो भी वेस्ट हो जाता और उधर का पेशेंट भी एक्सपायर होता। तो ऐसे सिचुएशन में द बेस्ट वे इज टू कैरी द ऑर्गन। हम लोगों ने कैरी किया, फिर ट्रांसप्लांट भी हो गया एंड वो 6-8 घंटे में होना चाहिए। इट वाज अ टाइम विद रेस विद द टाइम। बकौल डॉक्टर जाधव इसमें सबसे अहम था समय, क्योंकि इसमें समय गंवाना सारी मेहनत बेकार कर देता। यही वजह रही कि एक जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने अपनी तकलीफों को किनारे कर वो काम किया जिसने एक बार फिर साबित किया कि डॉक्टर्स को यूं ही नहीं धरती का भगवान कहा जाता है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के वालसाड के वापी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के एक कांस्टेबल ने एक वरिष्ठ नागरिक की जान बचाई। ये यात्री रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रैक पर गिर गया। रेलवे पुलिस वहां पैदल गश्त कर रही थी। जैसे ही उनकी नजर इस व्यक्ति पर पड़ी, उस वक्त सूरत बांद्रा टर्मिनस इंटरसिटी उसी ट्रैक पर जा रही थी। जीआरपी कांस्टेबल वीराभाई मेरूभाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत दौड़कर वरिष्ठ नागरिक को उठाया और रेलवे ट्रैक से हटाया। कांस्टेबल की ये नेकी सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे ट्रेन नजदीक आती जा रही है। कांस्टेबल ने समय रहते वरिष्ठ नागरिक को वहां से हटा लिया, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए दूसरी तरफ से कितनी तेजी के साथ अपनी जान पर खेलकर ये कांस्टेबल भाग कर आते हैं और वरिष्ठ नागरिक की जान बचाते हैं। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।